शेयर द स्क्रीन और इसमें पावर पॉइंट शेयर कर लेता हूँ जी। हेलो एवरीबॉडी, सो वी विल स्टार्ट आवर lecture number 7, which is about जी। तो ये है हमारा आज का लेक्चर जो कि बेसिकली अबाउट एनालॉग फिल्टर है। हमने अभी डिजिटल फिल्टर्स की बात नहीं की और ये है पार्ट 2, एनालॉग फिल्टर्स पार्ट 2। माय नेम इज मोहम्मद आसमात उला खान। Okay, so I did my PhD from Georgia Tech, and now we are moving towards our slide number 2. तो आप देख सकते हैं कि इस स्लाइड में बेसिकली मैंने इनपुट पे एक नॉइजी ECG सिग्नल दिखाया है आप लोगों को। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सिग्नल है जो कि बेसिकली अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ ह्यूमन बॉडी, तो बेसिकली ये डिफरेंट किस्म के प्रोब्स लगी होती हैं और इन प्रोब में कुछ ग्राउंड्स प्रोब होती हैं, कुछ इनपुट होती हैं। तो ये इनपुट जो है एक बॉक्स में जा रही हैं जहाँ पे ये प्रोसेस होती हैं और वहाँ से आउटपुट निकल के ये डिस्प्ले हो रहा है आपके पास। तो ये बेसिकली एक नॉइजी ECG सिग्नल है और ये बेसिकली आपके पास एक इनपुट है। अब इस इनपुट के सामने हमने बेसिकली हमें इनपुट पसंद नहीं आ रही, इसमें पीक्स भी हैं, जैसे ये देखें ना पीक है और ये वैलीज भी हैं। तो पीक्स और वैलीज तो मौजूद हैं, हम इनको वैलीज कहते हैं। ये जहाँ पे सिग्नल की एम्पलीट्यूड हाई होती है उसको पीक कहते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा नॉइज मौजूद है, ये नॉइजी है, क्लियर नहीं है इतना। इसके अंदर जो हमारा डिजायर्ड ECG सिग्नल है वो मिक्स हो चुका है और बहुत सारे मसल सिग्नल्स के साथ। लेकिन हमें तो सिर्फ कार्डिक सिग्नल चाहिए, तो कार्डिक सिग्नल जो हार्ट से पैदा हो रहा है उसके लिए हमें इस सिग्नल को फिल्टर करना पड़ेगा। तो इसको हम गुजारते हैं एक पैसिव RLC सर्किट। का मतलब क्या है कि ये आपके पास एक पैसिव फिल्टर है, पैसिव फिल्टर। हम एक्टिव फिल्टर की बात थोड़ी देर में करेंगे। तो ये पैसिव फिल्टर है, RLC से बना हुआ है और इसमें से जब ये नॉइजी सिग्नल इनपुट होता है तो आपके पास एक क्लीन सिग्नल आउटपुट हो रहा है। ये देख रहे हैं काफी डिफरेंस है इस सिग्नल में, इसने काफी सारा नॉइज हटा दिया है। मोस्टली जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी चीज को नॉइज डिक्लेयर करते हैं तो हमारा मतलब होता है मोस्टली मोस्टली नॉट सर्टेनली बट मोस्टली ये जो है ना एक हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता है, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो हाई फ्रीक्वेंसी को हम एसोसिएट करते हैं नॉइज के साथ। दैट्स हाउ वी फील अबाउट नॉइज। तो अगर आप देखें कि ये इनपुट का सिग्नल है और इसको अगर आप कंपेयर करें आउटपुट के सिग्नल के साथ तो बहुत सारा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है वो फिल्टर्ड कर दिया गया है। सो व्हाट वी गॉट एट द आउटपुट इज ए क्लीन सिग्नल। सो ये क्लीन इन द सेंस कि अब नॉइज हट गया है, क्लीन ECG सिग्नल है ये आपके पास। ठीक है, तो दिस इज द काइंड ऑफ नोशन जब हम फिल्टर की बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इसका मतलब हमारा ये होता है कि हम कुछ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को सप्रेस कर रहे हैं। ओके, on those unwanted, we want to remove some unwanted components, and unwanted components are mostly high frequency components. So we basically RLC सर्किट जो आपको यहाँ ब्लैक बॉक्स में नजर आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ये एक लो पास फिल्टर है जिसकी वजह से सिग्नल जो है वो क्लीन अप हो गया। ओके, तो नाउ वी मूव टुवर्ड्स दिस नेक्स्ट स्लाइड। अब इस स्लाइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आपके पास एक लो पास फिल्टर की आइडियल स्पेसिफिकेशन है जो रेड लाइन से दिखाई गई है। इसमें आप देखें ना क्लियर कट के जैसे FC आया, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आई, तो ऑटोमेटिकली एब्रप्ट चेंज आया फ्रॉम 1 से लेकर ये रिस्पांस 0 हो गया। ये ओमेगा के साथ चल रहा है, इट्स नॉट T। ये सारे के सारे रिस्पांसेस जो हैं ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांसेस हैं क्योंकि ये स्पेक्स दी गई हैं आपको।
ठीक है? तो ये सारे के सारे जो हैं ये ओमेगा के साथ हैं और ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखें तो अब्रप्ट चेंज वाला फ़िल्टर रियलाइज़ेबल नहीं है, हम नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं कि हम एक जो फ़िल्टर बनाते हैं, उसका अगर हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखें तो वो शुरू में तो फ्लैट रहता है, लेकिन देन इट गोज़ डाउन स्टीपर एंड स्टीपर लाइक ए स्लोप। वो थोड़ा टाइम लेता है टू ट्रांज़िशन फ्रॉम ए पास बैंड टू स्टॉप बैंड। तो वो ट्रांज़िशनल फ़ेज़ से गुज़र के फिर वो स्टॉप बैंड पे आता है। तो इट इट टेक्स सम टाइम, मतलब देखें ना, अब मैं अगर आपको कहूँ कि ये ट्रांज़िशनल टाइम है, ये देख रहे हैं आप? मैं इसको अगर बार कर दूँ तो ये जो है ये ट्रांज़िशनल टाइम है, ये देखें? ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रांज़िशन रीजन है। इतने रीजन के बाद वो स्टॉप करना शुरू कर दिया इफेक्टिवली और उससे पहले वो पास करेगा। तो इन रियलिटी व्हेन यू डिज़ाइन फ़िल्टर्स यू विल हैव ए पास बैंड, ए ट्रांज़िशन रीजन एंड देन अ स्टॉप बैंड। तो सिमिलरली अगर आप हाई पास पे जाएँ तो उसमें भी ये है कि ये अब्रप्ट चेंज नहीं लाता, हालाँकि आइडियल हाई पास फ़िल्टर में अब्रप्ट चेंज आ रही है, लेकिन वी गो फॉर व्हाट इज़ नोन एज़ ए ट्रांज़िशन। हम स्लोप लेके इसमें एंटर होते हैं और फिर ये स्टॉप बैंड से पास बैंड में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली बैंड पास में भी अगर आप देखें तो आइडियल बैंड पास में अब्रप्ट एक बैंड आया है जिसको हम पास कर रहे हैं और उसके बाद हम ज़ीरो हो जाता है, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता। हमारे पास जो फ़िल्टर आते हैं, जो डिज़ाइन हम करते हैं, तो मोस्टली वी कैन एप्रोक्सीमेट दैट बिहेवियर, तो हम ये इसके अंदर स्लोप वाइज़ एंटर होते हैं। सिमिलरली बैंड स्टॉप में भी आप देख सकते हैं कि यही क्राइटेरिया है कि स्लोप इज़। तो इस चीज़ से ये चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है हम सब लोगों को कि अगर आपने फ़िल्टर डिज़ाइन करना है, तो हमने कोशिश ये करनी है कि किसी तरीके से इसकी इस जो जो स्टीपनेस कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो स्टीपनेस आई हुई है, यहाँ पे भी स्टीपनेस है, ये देखें ये स्टीपनेस आई हुई है, स्लोप जो आई हुई है, किसी तरीके से इस स्टीपनेस को इंक्रीज़ कर दिया जाए। उसकी स्लोप कम की जाए ताकि वो मोर एंड मोर क्लोज़र टू द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक व्हिच इज़ अब्रप्ट चेंज, तो वो उस अब्रप्ट चेंज को मैच कर सके। तो वो फ़िल्टर बेहतर है जिसमें स्टीपनेस कम से कम हो। लेकिन फिर आप देखेंगे डाउन द रोड के बहुत सारे जो है ना इसके क्या कहते हैं इसको, ट्रेड ऑफ हैं कि जब आप स्टीपनेस को कम करते हैं तो फेस खराब हो जाता है, फेस को ठीक लीनियर फेस बनाते हैं तो स्टीपनेस इनकी, तो इट मीन देयर इज अ कंप्रोमाइज। आपको एक गिवन एप्लीकेशन में देखना होगा कि क्या आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में आपको ऐसा फिल्टर चाहिए जिसकी स्टीपनेस अच्छी होनी चाहिए या ऐसा फिल्टर चाहिए जिसमें उसका लीनियर फेस होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी, एक ट्रेड करेंगे दूसरा ऑफ होगा, ट्रेड करना पड़ेगा कोई ना कोई प्रॉपर्टीज। तो बट दैट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मैं इस एप्लीकेशन में स्टिफनेस को ज्यादा केयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपको फिर उधर फेस जो है वो कुर्बान करना पड़ेगा। तो इन सम वे यू हैव टू sacrifice one over the other characteristics. Okay, so now let's move towards the next slide. Okay, आप इस स्लाइड में देखें तो मैंने आपको एक फ्रीक्वेंसी रिस्पांस दिखाया हुआ है और वेरी इंटरेस्टिंगली फ्रॉम सिग्नल सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप सिग्नल सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एवरी डिवाइस या हम कह सकते हैं एवरी सिस्टम हैज ए फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। और अगर हम टाइम में देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या बन जाएगा, इम्पल्स रिस्पांस बन जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ये है कि आपके एक साइड पे आपके ये डेसिबल्स होते हैं, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके दूसरे एंड पे जो ये एक्सेस है ये क्या है, ये लॉगरिदमिक स्केल है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो ये मैं बता रहा है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, लेट्स से ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, अब आपको पता है कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक है, तो 20 टू 20,000, तो ये वो रेंज है जिसमें हमारे एयर सुन सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एयर जो हमारे एयर्स हैं वो सुन सकते हैं, हमारे कान सुन सकते हैं। तो वो रेंज क्या है फ्रीक्वेंसी की, वो है 20 टू 20 किलो हर्ट्ज। तो अगर इसको कहते हैं ऑडिबल रेंज, तो इस ऑडिबल रेंज के अंदर हम चाहेंगे कि जो हमारे लेट्स से स्पीकर्स हैं, तो लेट्स से वी आर ट्राइंग टू एनालाइज स्पीकर के स्पीकर्स कौन से अच्छे हैं, हमने घर में लेके आने हैं और हमने एक एम्पलीफायर बनाना है, ऑडियो एम्पलीफायर बनाना है, तो हम ऐसे स्पीकर चाहेंगे जिनका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑडिबल रेंज में ऑलमोस्ट फ्लैट हो। अब ये देखें ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लैट रीजन चल रहा है, ये देखें, तो काफी अच्छा है ये स्पीकर, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा डाउन है लेकिन बाद में ये फ्लैट हो गया। तो फ्लैट इज व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी एज एन आइडियल। ये देखें ना, आइडियल स्पीकर ऐसा होना चाहिए कि उस वो किसी भी एक फ्रीक्वेंसी को दूसरी फ्रीक्वेंसी पे प्रेफर ना करे।
सबको सेम मैग्नीट्यूड के साथ ट्रीट करें। ये देखें ना, ये लाइन आ गई। ये है एक आइडियल स्पीकर, आइडियल स्पीकर। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक रियल स्पीकर है। तो रियल स्पीकर में ये होता है कि वो थोड़ा-सा अच्छा बिहेव नहीं करता, शुरू में स्लोप लेके ऊपर आता है और फिर थोड़ी-सी फ्लक्चुएशन चल रही होती है उसकी। उसके बाद वो डाउन होता है। तो ऑलमोस्ट इसको हम फ्लैट कंसीडर कर सकते हैं, ये अच्छा स्पीकर है। बाज़ ऐसे स्पीकर्स होंगे जो कि थोड़े से मज़ीद बुरे होंगे, मतलब वो यहाँ पे टॉप पे जाएँगे और फिर अचानक वो फ्लिप-फ्लॉप होना शुरू हो जाएँगे, ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। अब ये अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इस केस में जो ये फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये भी कोई फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे, तो इस फ्रीक्वेंसी को कम एम्पलीट्यूड मिल रहा है और एक और फ्रीक्वेंसी है जो यहाँ पड़ी हुई है, उस फ्रीक्वेंसी को बड़ा अच्छा एम्पलीट्यूड मिल रहा है। तो इसका मतलब है आपका जो लेट्स से सॉन्ग है या कोई कोई ऑडियो आप सुन रही हैं या सुन रहे हैं, तो वो होगा ये कि उनमें से कुछ फ्रीक्वेंसीज़ को बूस्ट मिल जाएगा, कुछ फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएँगी। तो वो क्या हो जाएगा कि वो फेथफुली हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, फेथफुली रिप्रोडक्शन नहीं होगी फिर। तो फेथफुल रिप्रोडक्शन, ये लफ्ज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है, फेथफुल रिप्रोडक्शन। तो फेथफुल रिप्रोडक्शन नहीं होगी, वो स्पीकर जो है आपके साउंड के साथ खेल लेगा, तो उसमें से जो साउंड बाहर आएगी उस स्पीकर से, वो वाली साउंड नहीं होगी जो कि इनपुट हुई होगी। तो वो उनको डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ को ट्रीट कर लेगा। आपकी ख़्वाहिश ये होगी कि आपके पास जो स्पीकर है घर में लगा हुआ, जो 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 भी आपने एम्पलीफायर लेके आए हैं, तो उसमें से जो साउंड निकले, वो उस गाने की फेथफुल रिप्रोडक्शन हो। वॉल्यूम ठीक है बड़ा हो, लेकिन उसके अंदर फ्रीक्वेंसीज़ को अनड्यू फेवरिज़्म ना मिला हो, बायसनेस ना हो। सारी फ्रीक्वेंसियाँ जो हैं, वो ऑलमोस्ट एक-दूसरे के साथ अ, बेसिकली अप एंड डाउन की सिचुएशन में, वो इसके साथ ये वाली गेम ना हो। तो फ्लक्चुएशन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में नहीं होनी चाहिए, तो मैंने आपको ये आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी दिखा दिया, ये आपके पास आइडियल है। और ये वाला जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, ये एक एक्चुअल स्पीकर का है। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है कि वो मैग्नीट्यूड प्लॉट होता है विद रिस्पेक्ट टू ए विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर ये मैग्नीट्यूड प्लॉट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स नहीं कहेंगे, हम इसको इम्पल्स रिस्पॉन्स कहेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि ये किसी सिग्नल का नहीं है, ये सिस्टम का है और वो सिस्टम क्या है, हमारे केस में स्पीकर है। तो हमारे केस में स्पीकर जो है वो एक सिस्टम है और सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है। So this is how we define a frequency response of a filter. अच्छा, अब आपके से बहुत से बच्चों ने जो जो मेन क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम, वो ये था कि हम ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स या इम्पल्स रिस्पॉन्स, अब मैं इसमें या इसलिए कह रहा हूँ और कह रहा हूँ इम्पल्स रिस्पॉन्स और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों एक ही चीज़ है। सिंपल ये है कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आ गया है, तो आप इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड कर सकते हो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लगा के। और अगर आपके पास इम्पल्स रिस्पॉन्स मौजूद है, तो उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आप कैलकुलेट कर सकते हो फॉरवर्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म लगा के। तो इट मीन्स बोथ आर वन एंड सेम थिंग। तो आई विल से कि एक साइड पे एच ऑफ टी है और दूसरी साइड पे क्या है, एच ऑफ ओमेगा। so this is basically a frequency response, okay. um, and on the left hand side we have impulse response. But keep in mind कि ये दोनों responses जो हैं ये system से belong करते हैं। they belong to system। किसी सिग्नल का इम्पल्स रिस्पांस नहीं हो सकता, किसी भी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। तो ये दो चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इम्पल्स रिस्पांस, ये बोथ एसोसिएटेड विद द सिस्टम। तो ये सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन है। तो किसी सिस्टम को पहचानना हो तो हमें उसका या तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पता होना चाहिए, इम्पल्स रिस्पांस। अच्छा, तो रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में होता ये है कि अगर आप किसी भी साउंड सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मालूम करना चाहते हो या इम्पल्स रिस्पांस मालूम करना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं, उसको एक ऐसे स्टूडियो में या रूम में ले जाते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे वेज शेप, ये फाइबर बनी हुई है, वेज शेप। ये साउंड एब्जॉर्बर हैं, ताकि कोई साउंड लग के टकरा के इस दीवार के साथ वापस ना आए। जो साउंड दीवार पे जाए वो जज़्ब हो जाए। तो रिफ्लेक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए हमने ये वेज शेप एक रूम बनाया होता है, बड़ा स्पेशलाइज़्ड रूम होता है और ये साउंड को एब्जॉर्ब कर देते हैं, ठीक है? और उसके बीच में हमने वो डिवाइस लगाई होती है। अब जैसे ये हमारे पास एक डिवाइस है और इस डिवाइस का हम इम्पल्स रिस्पॉन्स या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मालूम करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे एक माइक रख देंगे और इस माइक को हम एक टोन देंगे। एक टोन मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि टोन का मतलब है एक फ्रीक्वेंसी। इसको हम एक इम्पल्स देंगे।
इम्पल्स का मतलब वेरी शॉर्ट टाइम के लिए इसको हम साउंड देंगे। अब जो वेरी शॉर्ट टाइम के लिए इसको हम साउंड देंगे तो होगा क्या कि उसके अंदर सारी फ्रीक्वेंसियाँ मौजूद होंगी। अब वो सारी फ्रीक्वेंसियों ये रिच फ्रीक्वेंसी वाला जो सिग्नल है, ये इस स्पीकर को फेड किया जाएगा। ये इसके अंदर फेड हो गया। अब ये स्पीकर इस पर्टिकुलर इम्पल्स जो इसको इनपुट पे दी गई है, उसके अगेंस्ट ये अपनी आउटपुट या साउंड जनरेट करेगा। अब वो जो साउंड ये जनरेट करेगा, उस साउंड को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं एक और यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्डिंग डिवाइस पड़ी हुई है, उस स्पीकर के ज़रिए एक और स्पीकर है जो इसकी जो ओरिजिनल ये ट्रांसमीटर है, इसको यहाँ पे एक रिसीवर है, जो इसको रिसीव कर लेगा और रिसीव करने के बाद वो हमें एक ग्राफ बना देगा और वो ग्राफ जो है बेसिकली आपके पास वो जो मैं आपको शुरू में दिखा रहा था, कि वो आपके पास आ जाएगा ये ये ग्राफ आ जाएगा कि वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के अगेंस्ट हमें प्लॉट कर देगा कि इस स्पीकर ने इस फ्रीक्वेंसी को कैसे प्रोड्यूस किया, इसने इस फ्रीक्वेंसी को कैसे ट्रीट किया। तो उसके ज़रिए हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे, हमारे पास पॉइंट आ जाएँगे जैसे हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, ये आ गया। तो इन सब पॉइंट्स को जब हम जॉइन करेंगे, हम इसको एक स्मूथ लाइन से जॉइन कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आ जाएगा। क्योंकि वो जो इम्पल्स है ना, उसके अंदर सारी फ्रीक्वेंसियाँ मौजूद थी। तो उसने स्पीकर को सारी फ्रीक्वेंसियों से एक्साइट कर दिया विद द सेम वॉल्यूम और वो चला गया उस स्पीकर के अंदर। तो स्पीकर ने क्या उनका सेम वॉल्यूम मेंटेन रखा उन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स का, या उसने कोई फेवरिज्म दिखाई, कुछ फ्रीक्वेंसीज को उसने ज्यादा अच्छा रिप्रोड्यूस किया, कुछ को उसने नहीं कर सका रिप्रोड्यूस। तो उससे हमें उस स्पीकर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पता चल जाएगा। तो दैट्स हाउ वी कंप्यूट द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ ए स्पीकर। ओके, और इसी तरह बाकी डिवाइसेस का भी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑडियो डिवाइस थी तो हमने स्पीकर्स का इस्तेमाल किया। ओके, अब देखें ना, जैसे ये फॉर एग्जांपल दो स्पीकर्स दिए हुए हैं, आप शॉपिंग करने जा रहे हो, जा रही हो और आप फील करते हो कि आपने एक स्पीकर खरीदना है। तो वी वांट टू परचेज अ स्पीकर। ओके, तो आप ज़ाहिर बात है क्वालिटी के पीछे जाएँगे, तो आप कौन से क्वालिटी वाइज़ कौन सा स्पीकर अच्छा है? दिस इज़ स्पीकर 1 एंड दैट वन इज़ स्पीकर 2। तो ये आपके पास एक स्पीकर है, ठीक है? और ये दूसरा स्पीकर है, ये ज़रा ज़्यादा इसको डबल लाइन से रिप्रेज़ेंट कर देते हैं। तो अब इसमें से कौन-सा स्पीकर है जो कि अच्छी साउंड क्रिएट करेगा? ये भी साउंड क्रिएट कर रहा है, ये भी साउंड को रिप्रोड्यूस कर रहा है। अब कौन-सी अच्छी, वो डिपेंड करता है उनके फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पे। तो हम उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखते हैं। यहाँ देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट छोटी थोड़ी-सी रिपल्स हैं इसके अंदर। इसमें तो बहुत साइनोसॉइडल बन गया ये तो, डाउन, अप, डाउन। तो ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट अ गुड वन, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस तो कंप्लीटली एब्नॉर्मल है। ये फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर अपने आप को कांस्टेंट रख ही नहीं सका। इसका तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में रिपल बहुत ज़्यादा है। तो सो दैट्स व्हाई अननेचुरल किस्म की साउंड क्रिएट होगी। ऑल्दो हम इसको माइक के ज़रिए नेचुरल साउंड फीड कर रहे होंगे, लेकिन स्पीकर से जो साउंड निकल रही होगी, वो अननेचुरल हो जाएगी, क्योंकि उसने डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ को डिफरेंट बूस्टिंग दे दी है। ठीक है? तो सो दैट स्पीकर इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो ये अनएक्सेप्टेबल है और ये जो है ये एक्सेप्टेबल है। सो दिस एन एक्सेप्टेबल बिहेवियर। थोड़ा-सा रिपल ऑफ कोर्स आइडियल तो नहीं हो सकता, फ्लैट आइडियल केस में तो ये सिर्फ फ्लैट होता, लेकिन फ्लैट तो नहीं हो सकता। तो थोड़ा-सा रिपल हम बर्दाश्त कर लेते हैं इस फ्रीक्वेंसी से। कीप इन माइंड दिस इज़ फ्रीक्वेंसी, ये एक्सेस इसका फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी एक्सेस है। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं। ये सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इसको चाहिए कि वो फ्लैट दे उसके ऊपर। अब ये सारी फ्रीक्वेंसियाँ किसने पैदा की हैं? इम्पल्स ने पैदा की हैं। क्योंकि अगर आपके पास कोई डेल्टा टी है, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1। 1 का मतलब है इट कंटेन्स ऑल फ्रीक्वेंसी विथ सेम एम्पलीट्यूड। ठीक है जी? अब आ जाते हैं हम प्रीवियस प्रॉब्लम की तरफ। हमारा प्रीवियस प्रॉब्लम जो अभी तक चल रहा था वो ये था कि हमारे पास एक ऐसा फ़िल्टर है जिसकी स्टीफनेस बहुत ज़्यादा है। तो हम उसकी स्टीफनेस को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम उसमें ये स्टेजेस लगा देते हैं। अब स्टेजेस की वज़ह से क्या हो जाता है कि उसका जो बिहेवियर है, अगर आप उसका बिहेवियर देखें तो शुरू में वो यूँ है और उसकी वज़ह से यूँ और यूँ
तो ये इंक्रीज एटेन्यूएशन इंक्रीज हो जाती है। तो इंक्रीज करने के लिए हम ये डिफरेंट किस्म के हम स्टेजेस लगाते हैं। तो सेकंड ऑर्डर फ़िल्टर में 2 स्टेजेस होती हैं, तो ये फर्स्ट ऑर्डर से बेहतर है। और इसी तरह अगर थर्ड ऑर्डर फ़िल्टर है आपके पास अ, तो वो सेकंड ऑर्डर से बेहतर है। तो इट मीन्स कि जितना-जितना आप स्टेजेस बढ़ाते जाएँगे, आपका रिस्पॉन्स फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा होता जाएगा, क्योंकि आइडियली तो हमारा हमारा एम ये है कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो लो पास फ़िल्टर के बराबर हो जाए। ओके, जो आइडियल रिस्पॉन्स है जिसमें हम एब्रप्टली जाते हैं और वापस आते हैं नीचे, तो ये एब्रप्ट चेंज हम सिमुलेट करना चाहते हैं यूजिंग रियल। अच्छा, अब जब भी हम फ़िल्टर डिज़ाइन करेंगे रियल लाइफ़ में, तो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स तो चलो हम कह सकते हैं कि हम कोशिश करके उसको हम ले आएँगे इस स्टीपनेस में कि वो अप्रोक्सिमेट कर देगा, लेकिन जब हम ये काम कर रहे होते हैं, तो उसका फ़ेज़ भी क्रिएट हो जाता है। तो आइडियल केस में तो फ़ेज़ 0 होना चाहिए, लेकिन फ़ेज़ नहीं होता। तो हमारी अटेम्प्ट होती है कि चलो फ़ेज़ 0 नहीं भी है, तो कम से कम फ़ेज़ लीनियर ज़रूर रहे, ठीक है? नॉन लीनियर फ़ेज़ वाला फ़िल्टर जो है इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, तो इस पर्टिकुलर आइडिया के मुताबिक हम डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ द फ़िल्टर्स हम कर रहे होते हैं। तो अब अगर हम ये वाले जो अम लेकिन अब मसला इनमें ये आ जाता है कि जितना ऑर्डर बड़ा होता जाता है, आपको पता है ना कि वो रेजिस्टेंस जो है वो 10 टाइम बढ़ना शुरू हो जाएगी, मतलब ये 10 आर होना चाहिए और ये जो है ये 100 आर होना चाहिए। और उसकी भी रीज़न मैंने आपको बताई थी कि इम्पीडेंस मिसमैच के लिए ना, ताकि ये लोडिंग का इफ़ेक्ट कम हो जाए। लेकिन जब ये 10 आर होगा तो इधर कैपेसिटर को 10 टाइम कम होना चाहिए, इधर कैपेसिटर को 100 टाइम्स कम होना चाहिए। तो कैपेसिटर भी छोटा हो जाता है, रेजिस्टेंस बड़े होना शुरू हो जाते हैं। जब रेजिस्टेंस बड़े होना शुरू हो जाते हैं, तो आखिरकार लेट्स से 12 स्टेजेस का आपने बना लिया, तो पता चला कि 12 स्टेज के बाद तो करंट ही नहीं आ रहा। तो लोड को तो कोई पावर जा ही नहीं रही, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया, 1000 टाइम, 1 मिलियन टाइम्स आर बन गया है कि एक तो वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है वो रेजिस्टेंस। अगर अवेलेबल भी है तो उसने इतना स्टॉप कर दिया है करंट को कि करंट तो लोड तक जा ही नहीं रही, तो लोड ड्राइव ही नहीं हो रहा। तो इसकी लिमिटेशन है कि कितना ऑर्डर 2 या 3 के बाद हम ज़्यादा ऑर्डर वाला फ़िल्टर आमतौर पे रिकमेंड नहीं करते। तो कमिंग बैक टू दिस, तो हम किसी अल्टरनेटिव की तरफ जाते हैं। अब अल्टरनेट हमारे पास क्या है कि हम अब इंडक्टर लेके आते हैं। अब जो इंडक्टर है ना, वो उसका ये अच्छा है, जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि ये एक एलसी फ़िल्टर है। और अगर आप इस एलसी फ़िल्टर में देखें तो यहाँ मैंने रेजिस्टेंस खत्म कर दिया है और मैंने इसमें एक इंडक्टर का इस्तेमाल किया है और एक कैपेसिटर का इस्तेमाल किया। ये भी लो पास फ़िल्टर है। लेकिन ये आरसी लो पास फ़िल्टर से बेहतर इन द सेंस है कि इसमें अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करें, तो आपके पास जो जिसे हम अपनी ज़बान में ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं, आउटपुट ओवर इनपुट, तो उसमें देखेंगे कि इसमें ओमेगा जो है वो स्क्वायर होके आ रहा है। देखिए ना, ओमेगा का स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा एटेन्यूएशन करेगा। तो ये स्टीपनेस अच्छी खासी बढ़ा देगा। तो जब वही हम चाह रहे हैं कि स्टीपनेस जो है वो ज़्यादा हो जाए, वर्टिकल तो आइडियल है, तो हम कोशिश करते हैं कि स्टीपनेस बढ़ जाए। तो ये ओमेगा क्योंकि उस इक्वेशन में सिर्फ ओमेगा था आरसी के केस में, लेकिन यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो इसकी वजह से स्टीपनेस काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये एक ज़्यादा रिकमेंडेड है और ये है भी, इसमें स्टेजेस भी इन्वॉल्व नहीं है, पहली स्टेज है और इसमें हमारे पास अच्छा खासा ये थर्ड ऑर्डर आरसी फ़िल्टर के बराबर स्टीपनेस दे देता है। ठीक है? अच्छा, अब लेकिन फिर इसमें अपने प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको गौर से देखें तो इसमें डिनोमिनेटर की जो वी आउट और वी इन जो मैंने कैलकुलेट किया है। अच्छा, अब ये ध्यान में रखें कि ये मैंने वी आउट और वी इन जो है ना, वो उसी फ़ॉर्मूले से कैलकुलेट किया है जिसमें हम वोल्टेज डिवाइडर किया करते थे। मतलब ये है कि वी आउट इज़ इक्वल टू जीसी, जो इम्पीडेंस है कैपेसिटर की, जीसी ओवर जीएल प्लस जीसी। तो ये टोटल इनपुट इम्पीडेंस है और ऊपर वाली जो है वो कैपेसिटर की इम्पीडेंस है। तो जीएल प्लस वीसी। तो इस फ़ॉर्मूले से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसमें नीचे आ जाता है हमारे डिनोमिनेटर में 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाता है 1। डिनोमिनेटर को देखिए ज़रा आप। क्योंकि जब भी आपके पास कोई रैशनल फंक्शन आ जाए ना जिसमें न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोम हमेशा डिनोमिनेटर पे जाएँ। क्योंकि खतरा ये है कि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो ऐसा रैशनल फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है? तो अनडिफाइंड की सिचुएशन में चले जाएँगे। तो इसलिए जब भी आपके पास डिवीज़न आ जाए ना 2 चीज़ों की, तो हमेशा डिनोमिनेटर को देखें। क्योंकि डिनोमिनेटर जो है ना वो कहानी खराब कर सकता है। तो इसमें डिनोमिनेटर क्या है? तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल है। अगर ये 0 हो गया, अब एल भी कांस्टेंट है आपके पास, सी भी कांस्टेंट है, तो 0 होने का चांस सिर्फ ये है कि ओमेगा ऐसा हो जो इसको 0 कर देगा। कैसे? अब ओमेगा स्क्वायर एलसी इक्वल टू 1 आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा आपका 1 ओवर एलसीएन। अगर ओमेगा ऐसा आ गया, ऐसी फ्रीक्वेंसी आ गई, क्योंकि देखिए ना आप
आप यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी वाइज आप चेंज हो रहे हैं अपने आप को। तो अगर कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी आ गई, जैसे ये फ्रीक्वेंसी आ गई है, अब इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या हो गया है कि डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो ये क्या करेगा, ये पीक दिखा देगा। ये देखें, ये मैग्नीट्यूड, ये वी आउट और वी इन पीक पे चला जाएगा। तो ये सिंगुलरिटी हो जाएगी। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये फिल्टर रेजोनेंस में चला गया है। रेजोनेंस, रेजोनेंस में जब कोई फिल्टर चला जाता है तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि वो उस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, वो एक पर्टिकुलर वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो फ्रीक्वेंसी आपके पास ये आई हुई है, ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 1 और एल सी। तो इसको हम कहते हैं एफ इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एल सी अंडर द रूट, ठीक है। तो ये है उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाएगी, और एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ने का फिर बातों का नुकसान भी होता है। जैसे हम आमतौर पे अपनी जबान में कहते हैं कि फलाने सिंगर ने गिलास तोड़ दिया, तो वो यही हो गया, गिलास की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, उस फ्रीक्वेंसी पे जब उसको उस पर्टिकुलर सिंगर ने एनर्जी प्रोवाइड की गाने के जरिए, तो जब वो फ्रीक्वेंसी और दोनों मैच हो गए, रेजोनेंस में आ गए, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रही लेकिन उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ गई। तो एम्पलीट्यूड बढ़ने से वो जो प्याला था या कप था टी का, वो जो है ना वो वाइब्रेट होना शुरू हो गया, और वो इतना वायलेंटली वाइब्रेट हुआ कि वो टूट गया। तो वो जो कहते हैं टूट गया, तो ये होता है कि वो उस कप को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे आ गए। तो जब कोई चीज रेजोनेंस में आ जाती है तो उसकी एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाती है, तो इट गेट बूस्टेड। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे फिल्टर रिस्पांस में ऐसी कोई जगह हो जहां पे अचानक रिस्पांस बहुत अननेचुरल सा इन्फिनिटी पे चला जाए। तो इस एज को, ये जो अननेचुरल किस्म का बूस्ट मिल रहा है रेजोनेंस की वजह से, इसको अवॉइड करने के लिए हमें कुछ इसमें आर इंक्लूड करना पड़ता है। दूसरी हमारी खुशकिस्मती ये होती है कि ये जो हमारे पास जी एल है, ये नेचुरल में जब हम बनाते हैं इंडक्टेंस को, तो आपके पास प्योर इंडक्टेंस बहुत ही कम आएगी। आपको आमतौर पे जब भी आप इंडक्टेंस बनाएंगे तो उसमें रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली शामिल होगी। तो इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो जाता है कि ये आपका जो इन्फिनिटी पे जा रहा रिस्पांस था, ये काइंड ऑफ लिमिटेड हो जाता है, और ये आर इसको रोक लेता है, तो ये इन्फिनिटी पे नहीं जाने देता। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ नेक्स्ट ग्राफ में, देखिए ना, ये अब आपके पास आर इंट्रोड्यूस हो गया है। तो इस आर की वजह से हमारी जान बच गई है, और हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस अगर जैसे 10 आर अगर हम यहाँ पे पड़ा हुआ हो, तो वो क्या कर देगा, इसको फ्लैट कर देगा, इवन अच्छे से कर्व दे देगा। लेकिन अगर 0.1 आर होगा तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये लिमिटेड हो जाएगा, अब ये इन्फिनिटी पे नहीं जाएगा ऊपर, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आर। तो इस आर की वजह से हमारा अब जो ट्रांसफर फंक्शन है, उसकी सिचुएशन ये बन गई है, इसमें आर आ गया है, ठीक है। तो ये आर इसको लिमिट कर रहा है, आर इसके डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होने देगा। तो वो उसमें अगर सब कुछ जीरो भी हो गया तो नीचे आर प्लस जीरो, तो आर रहेगा। तो इस आर की वजह से ये कंट्रोल हो जाएगा, इसकी जो सिंगुलरिटी थी, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के अंदर जो सिंगुलरिटी थी, वो काफी हद तक मेंटेन हो गई है। ओके, तो अब आपको मैं दो तीन बड़े पॉपुलर किस्म के फिल्टर्स का नाम बता दूं जो एनालॉग में होते हैं। एक है बटरवर्थ फिल्टर, एक है बेसल फिल्टर, और एक है शेबिशेफ। तो ये तीनों आप देखें ना, शेबिशेफ इनमें सबसे अच्छा है कि इसका जो है ना सबसे ज्यादा स्टीपनेस है। बटरवर्थ की उससे कम है, बेसल की तो बिल्कुल कम है। लेकिन आप देखेंगे कि कंप्रोमाइज ये है कि इसका फेज भी देखा जाता है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड या की बेस पे जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है उसको हम नहीं देखते, हम डिजाइन करते हैं फेज का भी ख्याल करते हैं। तो स्टीपनेस तो इसकी कम हो गई है शेबिशेफ की, लेकिन आप देखेंगे कि इसने
सर आपका माइक बंद है, आवाज नहीं आ रही। सॉरी। जी, तो हाँ, आयशा ये स्लाइड आपके लिए है, ठीक है? तो इस स्लाइड में अगर आप देखें कि आपके पास एक इनपुट सिग्नल आ रहा है, ठीक है? ये आपके पास एक इनपुट सिग्नल आ रहा है। अब इस इनपुट सिग्नल को आप फ्रीक्वेंसी अ, डोमेन में इसका एनालिसिस करें, चाहे फोरियर सीरीज़ से करें या फोरियर ट्रांसफॉर्म से करें, तो आपको नज़र आएगा कि ये एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नहीं है, ये सिग्नल काफ़ी सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। वो कौन-कौन से हैं इसमें? इसमें 1 किलोहर्ट्ज़ भी मौजूद है, इसमें 3 किलोहर्ट्ज़ भी मौजूद है, इसमें 5 किलोहर्ट्ज़ भी मौजूद है। तो इसमें ये 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसियाँ हैं, जिससे मिलके ये इनपुट सिग्नल बना हुआ है। तो जब ये फ़िल्टर से पास होगा, तो आउटपुट पे क्या आएगा? ये देखने के लिए अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर आप नॉन लीनियर फेज़ वाला फ़िल्टर पड़ा हुआ है, ये नॉन लीनियर फेज़ वाला फ़िल्टर अगर आपने इस्तेमाल कर लिया इसको प्रोसेस करने के लिए इनपुट को, तो क्या होगा कि ये रेड देखें ना, ये बाद वाली फ्रीक्वेंसी पैदा हो रही है। तो ये क्या करेगा, थोड़ा-सा फेज़ डिफरेंस दे देगा ये ओरिजिनल है जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। उसके बाद ये ग्रीन कलर का जो है, ये देखें ना, ये बाद में आया, तो इसने क्या डिले कर दिया। इसने इस 1 किलोहर्ट्ज़ को फी 1 डिले कर दिया और इसने 3 किलोहर्ट्ज़ को फी 2 डिले कर दिया। और 5 किलोहर्ट्ज़ को भी 3 टाइम्स डिले कर दिया। तो हर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को डिफरेंट डिले दे दिया इसने, क्योंकि ये नॉन लीनियर फेज़ वाला फ़िल्टर है। तो उससे हुआ ये कि जब आउटपुट पे जब ये आया मेरे पास, तो ये हुआ कि उन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स का जब एडिशन हुआ, क्योंकि आउटपुट पे एडिशन में आएगा, तो मेरे पास आप देखें ना, ये रेड कलर आउटपुट है, तो आउटपुट काफ़ी तब्दील हो चुकी है इनपुट के मुकाबले में। तो मतलब है कि आवाज़ काफ़ी तब्दील हो चुकी होगी, आवाज़ वो रही नहीं होगी। और एक्सट्रीम केस में ये है कि अगर वो किसी फीमेल की आवाज़ है तो मेल बन चुकी होगी, क्योंकि नॉन नॉन लीनियर फेज़ उसको कंप्लीटली तब्दील कर चुका है, उसकी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को। अब एज़ कंपेयर टू दिस अगर आप इसके लीनियर फेज़ को देखें, तो वो क्या करता है, वो कांस्टेंट फेज़ देता है हर कंपोनेंट को। अब इसको भी उसने डिले किया फी 1 से, ये भी फी 1 से डिले हुआ, ये भी फी 1 से डिले हुआ। तो इनसे जब ये सारी चीज़ें ऐड हुई आपस में, तो ये देखिए ना, पूरा का पूरा फ़िल्टर का जो आउटपुट है, वो इनपुट की तरह है। सिंपल ये है कि वो डिले हो गया। तो सारा का सारा जो आपका सिग्नल है, उसकी शेप सेम रही है, सिर्फ़ डिले आया टाइम वाइज़। तो ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है? मतलब आवाज़ थोड़ी देर बाद शुरू हुई, मतलब जो आवाज़ आपकी उसमें जा रही है स्पीकर के अंदर, वो आवाज़ स्पीकर से थोड़ी देर बाद निकल रही है, लेकिन वो आवाज़ खराब नहीं हुई। एज़ कंपेयर टू दिस जो नॉन लीनियर फेज़ का फ़िल्टर होगा, वो तो उस आवाज़ के कंपोनेंट्स को डिस्टर्ब कर देगा, किसी को ज़्यादा डिले दे, किसी कम, तो वो पूरा का पूरी आवाज़ ही तब्दील हो जाएगी, वो सिंगर की सॉन्ग ही तब्दील हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा ये सिंगर क्या गा रहा है। तो कंप्लीटली डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए हम कहते हैं कि हम ऐसा फ़िल्टर बनाना चाहेंगे जो कि मैग्नीट्यूड वाइज तो जो हमें स्पेक्स दी गई हैं उनके करीब जाए, लेकिन वो फेज को लीनियर फेज दे। नॉन लीनियर फेज वाला फिल्टर एक्सेप्टेबल नहीं होता, क्योंकि वो काफी, तो आप देखें ना, शेबी शेफ की स्टीपनेस तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो नॉन लीनियर फेज दे रहा है। अब बैसल उसके मुकाबले में स्टीपनेस में तो बड़ा वीक है, लेकिन लीनियर फेज दे रहा है। तो बाज बाज एप्लीकेशन में लीनियर फेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखें ना, अब अगर सिर्फ लीनियर फेज को देखूं, तो चैंपियन कौन है, बेसल है। ठीक है, ये तो बेसल चैंपियन है। लेकिन अगर मैं स्टीपनेस को देखूं, तो शेबिशेफ। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्रोमाइज हैं जो आपने करने होते हैं, जब जब आप प्रॉस एंड कॉन्स को देखते हैं कि आपके एप्लीकेशन में क्या चीज क्रिटिकल है। हो सकता है आपके केस में एटेन्यूएशन क्रिटिकल हो, तो आप फिर क्या करेंगे, शेबिशेफ के पास जाएंगे। लेकिन हो सकता है आपके केस में फेज बड़ा क्रिटिकल है, तो आप फिर कंप्रोमाइज करेंगे, बटरवर्थ या पैसर में जाएंगे। तो आमतौर पे हम जो इमेज प्रोसेसिंग के लोग होते हैं या सिग्नल प्रोसेसिंग के लोग होते हैं, वो बटरवर्थ फिल्टर को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये एक कंप्रोमाइज देता है आपको। ठीक है जी। नाउ लेट्स लुक इनटू एक्टिव फिल्टर्स। अच्छा, एक्टिव फिल्टर की सबसे बड़ी एग्जांपल है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑप एम्प। सबसे बड़ा इनका चैंपियन क्या है, 741, बड़ा मशहूर ऑप एम्प है। 741 आईसी जो है, इसमें ऑप एम्प होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है। अब ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है, ये एक्टिव फिल्टर है।
क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर आईसी को या ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हमें टर्न ऑन करना पड़ता है, तो इसको हमें पावर देनी पड़ती है। तो वी हैव टू गिव हिम पावर इन, हम इसे पावर इन देना पड़ता है, इसको पावर पंप करनी पड़ती है। तो पावर जब पंप करते हैं तो क्या होता है कि ये बेसिकली ऑन हो जाता है और उसके बाद ये फिल्टरिंग करता है। तो इट मीन्स कि ये एक्टिव डिवाइस है। लेकिन जो हमने आरसी फिल्टर देखा था वो पैसिव इसलिए थे कि उनको पावर की जरूरत नहीं थी। तो लेकिन ये जो आपके एक्टिव फिल्टर होते हैं जैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये पावर, तो इस वजह से इनको एक्टिव फिल्टर कहते हैं। अब वन ऑफ द एग्जांपल एक्टिव फिल्टर की है वोल्टेज फॉलोअर। ये देखें ना, ये वोल्टेज फॉलोअर बना हुआ है। अब इस प्रोबेबली ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपने पढ़ा होगा, लेट्स से 741 है, तो इसमें 2 इन्वर्टिंग है और ये इन्वर्टिंग इनपुट होती है, एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होती है। तो अगर मैं फीडबैक के तौर पे नेगेटिव फीडबैक देना चाहता हूँ, क्योंकि आमतौर पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर बहुत हाई गेन के एम्पलीफायर होते हैं, तो वो अनस्टेबल होते हैं, तो उनको स्टेबलाइज करने के लिए हमें हमेशा उनको हम फीडबैक में इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए ना, यहाँ नेगेटिव फीडबैक दी हुई है, आउटपुट से लेकर ये एक लूप आ रहा है और नेगेटिव इनपुट के ऊपर ये गया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली पॉजिटिव इनपुट के ऊपर मैं इनपुट दे रहा हूँ। तो ये वोल्टेज फॉलोअर ये होते हैं कि ये क्या करते हैं, बफर का काम करते हैं। अगर मैं वोल्टेज फॉलोअर मेरे पास है तो मैं क्या करूंगा, हर स्टेज के दरमियान में एक बफर लगा सकता हूँ। अब ये बफर का काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये इस स्टेज को इस स्टेज से इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, इसलिए मुझे अब वो बीच में 10 टाइम आर लगाने की जरूरत नहीं है, C/10, क्योंकि अब मेरा काम बफर के जरिए हो रहा है कि ये दोनों स्टेजेस अलग अलग हो गई हैं। तो ये देखिए ना, ये बफर बना है, लेकिन ये एक्टिव फिल्टर है। इसका गेन बफर का क्या होता है, 1 होता है। इसका काम सिर्फ बफर का होता है कि ये दोनों को अलग अलग रखता है, लेफ्ट और राइट साइड के दरमियान बफर बन जाता है। तो लेफ्ट साइड पे जो चेंजेस हैं उनको राइट साइड पे नहीं पहुंचने देता, उनको रोक के रखता है, बफर होता है, ठीक है जी। सो दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड ये। अब आ जाएं इस पे। अब आपने बहुत सारे स्पीकर्स देखे होंगे कि जो हमारे एम्पलीफायर होते हैं उसमें चूंकि लो पास भी हाई पास को एक ही स्पीकर इतना अच्छा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो आमतौर पे 2 स्पीकर लगे होते हैं, एक वूफर होता है, एक ट्वीटर होता है। तो वूफर जो होता है वो हाई पास लो पास फिल्टर पे होता है और ट्वीटर हाई पास पे लगा होता है। तो हम अपनी साउंड को इन दोनों में अलग अलग करके उसके लिए अलग स्पीकर होता है, क्योंकि वो स्पीकर हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट बहुत मजे से करता है। लेकिन वो जो दूसरा होता है उसके अंदर वो जो बैस होता है, वो जिसे हम बैस कहते हैं, ट्रेम्बल कहते हैं, तो बैस उसके अंदर जो साउंड आ रही होती है वो उसके लिए बहुत अच्छा जो है ना वो रिप्रोड्यूस करता है। तो इसलिए आमतौर पे हम हाई पास लो पास लगा के उसके जरिए हम डिफरेंट स्पीकर्स को इनपुट देते हैं, क्योंकि कुछ स्पीकर हाई फ्रीक्वेंसी को अच्छा रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ लो फ्रीक्वेंसी के। लेकिन एक ही फ्रीक्वेंसी से ये एक्सपेक्ट करना, एक ही स्पीकर से ये एक्सपेक्ट करना कि वो दोनों फ्रीक्वेंसी रेंज को अच्छा प्रोड्यूस कर देगा, ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है। तो आमतौर पे ऐसा स्पीकर बहुत कम ही होगा जो कि जिसकी इतनी अच्छा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है कि वो दोनों लो और हाई फ्रीक्वेंसीज दोनों को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो ये स्ट्रेस कम करने के लिए हम डिफरेंट स्पीकर इस्तेमाल करते हैं, वूफर और ट्विटर, ताकि डिजाइन स्पीकर डिजाइन करना आसान हो जाए। इसी तरह अगर आप देखें वो स्विच मोड पावर सप्लाईज आजकल इस्तेमाल होती हैं, बड़ी पॉपुलर हैं, एफिशिएंट हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इन पावर सप्लाईज में भी जो आउटपुट पे हमें जो बेसिकली सिग्नल निकल रहा होता है उसमें हाई फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन बहुत होते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये स्विच मोड में जाता है तो ये बहुत तेज से स्विचिंग करता है, क्योंकि ये बहुत तेज से स्विचिंग करता है तो इसमें हाई फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन पैदा होती है। तो हाई फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें लो पास फिल्टर लगाते हैं और लो पास फिल्टर से निकलने के बाद ये पावर हम फीड करते हैं टुवर्ड्स कंप्यूटर्स और ऑडियो कैसेट रिकॉर्डर्स एंड अदर थिंग्स। तो ये सारी के सारी हाई फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन के लिए हम लो पास फिल्टर का इस्तेमाल यहाँ भी किया होता है, ठीक है। अच्छा, अब लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। एल स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं, पाई स्ट्रक्चर है, और एक जो है वो टी स्ट्रक्चर है। इस तरह हाई पास में भी एल स्ट्रक्चर है या आपका पाई स्ट्रक्चर आ गया। और अब इनके अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। तो क्योंकि एक्चुअली जो अब मैं आपको यही सिचुएशन बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सोर्स है, आप देखें ना, आपके पास एक सोर्स आ गई और एक साइड पे लोड है। सोर्स ने लोड को ड्राइव करना है, बीच में फिल्टर लगा हुआ है, तो इस बीच वाले फिल्टर ने मिसमैच करना है, क्योंकि अगर ये लोड और सोर्स आपस में मैच कर गए तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर हो जाएगी एट हाई पास पे। तो हम चाहते हैं कि हाई पास या हाई फ्रीक्वेंसीज की जो एनर्जी है वो खत्म हो जाए। तो हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी खत्म करने के लिए हमें मिसमैच करना पड़ेगा। तो हमें
एक काइंड ऑफ मिसमैच क्रिएट करना पड़ेगा। मिसमैच, ये कौन सा होगा? ये इम्पीडेंस मिसमैच होगा। इम्पीडेंस मिसमैच ये क्रिएट करना पड़ेगा आर्टिफिशियली एट हाई फ्रीक्वेंसीज, ताकि हाई फ्रीक्वेंसी पे जितनी पावर है वो खत्म हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फिल्टर लगाएंगे। अब ये ZL हम इसमें से पाई भी ले सकते थे, हम इसमें से T, हम तो यहाँ T लिया हुआ है, तो T लेने की वजह ये है कि हमने LP में T वाला फिल्टर इसलिए किया है कि इस ये हाई फ्रीक्वेंसी, ये बेसिकली जो ZL1 है ये हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर हाई इंपीडेंस देगा। अब ये लो इंपीडेंस है, ये देखें लो इंपीडेंस का निशान है, और यहाँ हाई इंपीडेंस तो मिसमैच हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत कम फ्रीक्वेंसी यहाँ से आएगी। अब इस साइड पे ये भी लो फ्रीक्वेंसी है, तो हमने यहाँ पे ZL लगा लिया। ठीक है, तो ये आप देखें कि पाई फिल्टर हमने इसलिए सेलेक्ट किया ताकि मिसमैच, दोनों साइड पे मिसमैच आ जाए एट हाई फ्रीक्वेंसी। इसी तरह अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे लोड जो है वो बेसिकली अगर आप देखें तो वो हाई हो गया, देखें ना ये निशान देखें, तो ये अब इसका मतलब है कि जी इम्पीडेंस ज्यादा है, जी की जो इम्पीडेंस है वो ज्यादा है, और जो सोर्स की साइड पे इम्पीडेंस है ये कम है, डाउन है। तो कम के लिए हमने ZL लगा दिया ताकि मिसमैच हो जाए, और हाई के लिए हमें यहाँ पे कम चाहिए तो हम ZL नहीं लगा सकते, तो हमने ZC लगा दिया। तो देखिए ना, अब यहाँ पे हमने L सेलेक्ट किया स्ट्रक्चर, ताकि दोनों साइड पे फ्रीक्वेंसी मिसमैच आ जाए एट हाई फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मिसमैच एट हाई फ्रीक्वेंसी, तो इस चीज के लिए ये स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है वो हम फिर देखते हैं कि हमने मिसमैच क्रिएट करना है हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन सा राइट LP फिल्टर हमने लगाया है, क्योंकि अब यहाँ पे भी कम है, इसका मतलब है कि ये भी हाई फ्रीक्वेंसी है, ये हाई इंपीडेंस है हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और लोड भी हाई है, हाई इंपीडेंस वाला है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे भी कैपेसिटर लगाया है, यहाँ पे भी कैपेसिटर लगाया है, तो ये बन गया हमारे पास पाई स्ट्रक्चर। तो क्योंकि लो पास फिल्टर लगाना था तो हमने लो पास फिल्टर में जाके पाई वाला फिल्टर सेलेक्ट किया है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गया लो पास फिल्टर की कहानी। अगर हमारे पास हमने बैंड पास फिल्टर बनाना है, तो बैंड पास फिल्टर के लिए ये है कि हमारे पास हम क्या करेंगे, R और उसके बाद पैरेलल में ZL और ZC बना देंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा, अगर आप इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखें तो आप देखेंगे कि एक फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर यहाँ पे एक पीक आ रही है, और अगर हम 3D के ऊपर चेक करें तो 3D के ऊपर एक फ्रीक्वेंसी रेंज बन रही है, देख रहे हैं, ये FL1 और FL2 के नाम से, तो एक या F1 FC1 FC2, तो इन दोनों के दरमियान ये एम्पलीट्यूड हाई है, और आफ्टर क्रॉसिंग FL2 और FL1 तो रिस्पांस कम है। तो इसका मतलब है कि ये बेसिकली बैंड पास फिल्टर है, और बैंड पास फिल्टर के लिए भी हम उसका जब उसका बैंड डिफाइन करते हैं तो वो 3 dB के ऊपर डिफाइन करते हैं। तो इसमें 3 dB के ऊपर 2 फ्रीक्वेंसीज आएंगी, लेफ्ट पे एक फ्रीक्वेंसी आएगी और एक राइट पे आएगी। ठीक है, और चूंकि ये जारी बात है कि ये LC है, तो इसमें एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर पीक आ जाएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इर्द गिर्द ये दोनों फ्रीक्वेंसियां पड़ी होंगी, FL1 FL2। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली ये बैंड पास फिल्टर कहाँ इस्तेमाल होता है? बैंड पास फिल्टर की बहुत अच्छी एप्लीकेशन आती है आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ऊपर। अब आपके पास कोई सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल है, और आप उसको एक लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि लो फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं, लो फ्रीक्वेंसीज का जो सिग्नल होता है वो बहुत देर तक ट्रेवल नहीं कर सकता, उसको एक कैरियर चाहिए होता है, उस कैरियर की मदद से वो दूर तक जा सकता है। तो उसको दूर तक ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको मॉड्यूलेट करते हैं किसी कैरियर सिग्नल के साथ। उसको हम, कैरियर सिग्नल बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, तो हम अपना सिग्नल उठाते हैं और कैरियर को मॉड्यूलेट करते हैं। तो आप देखेंगे कि मॉड्यूलेशन होने के बाद क्या हुआ कि उसकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट हो गई, कैरियर सिग्नल की एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट हो गई। ये देखें ना, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट हो गई, एम्पलीट्यूड चेंज हो गई अकॉर्डिंग टू ऑडियो सिग्नल। तो ऑडियो सिग्नल की देखें ना, तो उससे क्या हुआ कि इन्वेलप क्रिएट हो गया, देखें ना, इन्वेलप है ये इसका, जैसे वो पोस्ट ऑफिस में आपका एक इन्वेलप होता है जिसमें आप खत डालते हैं, तो देखें ना, इन्वेलप है, इसके दरमियान में ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये है मॉड्यूलेटेड कैरियर। ये देखें ना, ये अनमॉड्यूलेटेड कैरियर है जिसमें कांस्टेंट एम्पलीट्यूड थी, लेकिन यहाँ पे आके ये इन्वेलप बन गया। ठीक है, तो ये मॉड्यूलेटेड होने के बाद
ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक जाएगा, और जब ये लॉन्ग डिस्टेंस पे जाएगा तो वहाँ हमें डीमॉड्यूलेट करना पड़ेगा, और डीमॉड्यूलेट करने के लिए हमें बेसिकली इस बैंड पास फिल्टर की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, एक एंटेना होता है और उसके पास ये देखिए ना मॉड्यूलेटेड कैरियर आ रहा है, और बड़े लॉन्ग डिस्टेंस से आ रहा है, लेट्स से 100 किलोमीटर पार एक रेडियो स्टेशन है और उसने एक मॉड्यूलेटेड वेव निकाली है और ये एंटेना पे पहुंचेगा। एंटेना उसको लेके पहली स्टेज क्या होगी, हमारी पहली स्टेज बैंड पास फिल्टर होगा। तो देखें ना बैंड पास फिल्टर, लेकिन इसमें देखें ना सी वेरिएबल है, तो इस C1 को वेरिएबल बना के हम इसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी को छेड़ सकते हैं, ये आगे चली जाएगी बैक। तो इसकी मदद से हम कोई भी स्टेशन ट्यून इन कर सकते हैं, क्योंकि हर स्टेशन की एक अपना एफ नॉट होगा। 2 किलो हर्ट्स वाला स्टेशन है, 3 किलो हर्ट्स वाला है, 8 किलो हर्ट्स वाला है। तो जब हम C1 को घुमाएंगे, तो C1 के घुमाने से हम कोई भी स्टेशन जो हमारे काम का है डिजायर स्टेशन, उसके साथ हम एल और सी को रेजोनेट कर लेंगे। जैसे वो रेजोनेट हो जाएगा तो सिर्फ वही पर्टिकुलर स्टेशन का सिग्नल इस एंटेना में से क्रॉस होके आगे जाएगा, और वो इस डायोड के जरिए रेक्टिफाई हो जाएगा। उसका देखिए ना नीचे का पोर्शन सारा उसका खत्म हो चुका है, सिर्फ ऊपर का पोर्शन रह गया। ये रेक्टिफाई हो गया है, रेक्टिफाई। तो रेक्टिफाई होने के बाद फिर यहाँ पे देखें ना R1 और C2, ये एक लो पास फिल्टर हमने लगाया हुआ है कि इसका इन्वेलप, क्योंकि हमें तो इन्वेलप चाहिए ना, हमें तो कैरियर नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा, इसका इन्वेलप निकाल लेगा। ये जो दो लोग, ये लो पास फिल्टर जो लगा हुआ है ना यहाँ पे, ये R1 तो मैचिंग के लिए लगा हुआ है, तो ये C1 जो लगा हुआ है ना बेसिकली, ये C2 सॉरी, C2 जो है ये लो पास फिल्टर है, तो ये क्या करेगा, उसे ऑडियो सिग्नल निकाल लेगा। लेकिन ये ऑडियो सिग्नल बहुत कमजोर होगा, इसमें बहुत कम एनर्जी होगी, तो इसको हम एक एम्पलीफायर को दे देते हैं, तो वो इसको एम्पलीफाई कर देगा, इसमें एनर्जी डाल देगा, इसको पावर बूस्ट कर देगा। जिस तरह आप बहुत ज्यादा थके होते हैं तो आते हैं और जाते ही एक पावर बूस्टर ले लेते हैं, पावर बूस्टर पी के आप जवान हो जाते हैं दोबारा से। तो ये सिग्नल भी ऐसा होता है कि ये बहुत कमजोर हो चुका होता है, क्योंकि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके आया होता है। तो इसको हम एक एम्पलीफायर में डालते हैं और इसके जरिए हम इसको एम्पलीफाई कर लेते हैं। तो विद दैट आई केम टू द एंड ऑफ द लेक्चर। तो ये है सारी कहानी जो हमारे फिल्टर्स की है। तो अब मैं अपनी इसको बंद करना चाहूँगा। जी, तो ये रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप कर देता हूँ।